हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे पुष्प की संरचना कैसे होती है और माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणुओं का जनन किस प्रकार होता है। सेकंड पार्ट में हमने गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था तथा बीजांड की संरचना देखी थी। आज इस थर्ड पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया। पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया, इसके लिए हम दो टॉपिक देखेंगे। पहला परागण और दूसरा द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो पहले निषेचन से पहले परागण की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि यह कैसे होता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि परागण क्या होता है। परागण होता है किसी परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकृति में इसके लिए कई प्रकार हैं, कई प्रकार से यह संपन्न होता है। तो इसके प्रकार देख लेते हैं कि यह कैसे होता है। पहली टॉपिक हम लोग देखते हैं परागण, पॉलिनेशन। परागण क्या होता है? किसी परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। हमने पुष्प की संरचना में देखा था, जैसे यह एक पुष्प की सामान्य सी संरचना है। इसमें यह पराग कोश जब परिपक्व हो जाएगा तो यह फट जाता है और फटने के पश्चात इससे पराग कण निकल जाते हैं। पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, हम जानते हैं कि पुष्प का जो ये हिस्सा होता है उसका स्त्री केसर जायांग, इसके ऊपरी हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इन पराग कणों का इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो है यही परागण कहलाती है। तो प्रकृति में यह क्रिया विभिन्न माध्यमों द्वारा भी संपन्न होती है और स्वतः भी हो जाती है। तो इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इस परागण के कितने प्रकार हो सकते हैं उसे देख लेते हैं। परागण के प्रकार, पहला स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। इस स्वपरागण में परागण की प्रक्रिया स्वतः ही संपन्न हो जाती है। पुष्प के जो पराग कण होते हैं वह वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया के लिए इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयुग्मनज ऑटोगैमी। इसमें एक ही पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के परागण मटर, गेहूं, तंबाकू तथा टमाटर में पाए जाते हैं। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। इस प्रकार के परागण में किसी पौधे के पुष्प का पराग कण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस प्रकार के परागण को, इस प्रकार के पॉलिनेशन को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। परागण का दूसरा प्रकार है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रकार के परागण में हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम का यह परागण संपन्न नहीं हो सकता। अलग अलग माध्यमों के द्वारा जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो यह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। यह भी कई प्रकार का होता है। तो देखते हैं पहला वायु द्वारा परागण, वायु परागण। इस प्रकार का परागण उन पौधों में पाया जाता है जिनके परागकण बेहद हल्के होते हैं तथा वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का परागण मक्का में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है जंतु परागण। इस प्रकार का परागण उन पुष्पों में पाया जाता है जो देखने में रंगीन होते हैं तथा उनकी सुगंध अच्छी होती है। इस प्रकार का परागण मुख्यतः कीटों द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खियाँ, भंवरे, जो पुष्पों पर जाते हैं और परिपक्व पुंकेसरों के फटने से, परागकोशों के फटने से उनके परागकण उनके पैरों में चिपक जाते हैं जिस पर रोम होते हैं। और वही कीट जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तो परागकण वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक परागण करने वाला कीट कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ परागण की क्रिया सबसे अधिक संपन्न कराती हैं। तीसरा प्रकार है जल परागण।
जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से संपन्न होगी तो यह क्रिया जल परागण कहलाएगी। यह जलीय पौधों में होता है। परागण का एक प्रकार और होता है कृत्रिम परागण। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या हो सकता है। यह कृत्रिम विधियों द्वारा कराया जाएगा, मनुष्यों द्वारा कराया जाएगा। इस परागण को संपन्न कराने के लिए 2 विधियाँ होती हैं। इसमें जो पहली क्रिया होती है, कृत्रिम परागण को संपन्न कराने के लिए जो पहली क्रिया होती है उसे कहते हैं विपुंसन, इमैस्कुलेशन। इसमें पुष्प के पराग कोषों को परिपक्व होने से पहले ही काटकर पुष्प से अलग कर दिया जाता है। पुष्प के जिस स्थान पर परागकोष होते हैं उसे काटकर परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से अलग कर दिया जाएगा, जिससे कि उस पुष्प के जो परागकण हैं उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंच सके। और दूसरी प्रक्रिया होती है थालीकरण। इस थालीकरण की प्रक्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग को एक थाली द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे कि हम जिस पौधे का परागकण इस पर पहुंचाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वही इस पर जाए, किसी अन्य पौधे का स्वतः उस पर न पहुंच सके। तो जैसे मान लिया जाए यह एक लंबा पौधा है और यह एक बौना पौधा है। हम चाहते हैं कि इस बौने पौधे में लंबे पौधे वाले गुणों का विकास हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस बौने पौधे वाले परागकण को काटकर यहाँ से अलग कर देंगे तथा इसके वर्तिकाग्र को थैली से ढक दें। इस थैली से ढकने के बाद जब इसकी परिपक्व अवस्था आती है इस पुष्प की, तो लंबे पौधे वाले पुष्प के परागकणों को ब्रश की सहायता से लेकर इस थैली को हटाते हुए उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं और इस तरह इस कृत्रिम परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो बनने वाला जो पौधा होगा उसमें उस लंबे पौधे के भी गुण आएंगे और इस बौने पौधे के भी गुण रहेंगे। इस कृत्रिम परागण द्वारा गेहूं तथा धान के पौधों का विकास किया गया है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद अधिक होती है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी टॉपिक, द्विनिषेचन। पुष्पीय पौधों में निषेचन, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। यह द्विनिषेचन की प्रक्रिया सभी आवृतबीजी पौधों का एक विशेष लक्षण होता है। इनमें निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है। आइए देखते हैं कि यह क्रिया कैसे होती है। पुष्प का जब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परिपक्व होने के बाद जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इन परागकणों द्वारा कुछ एंजाइमों का स्राव होता है और एक ट्यूब का विकास होने लगता है। हमने परागकणों की संरचना में देखा था कि परागकणों में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक वर्धी केंद्रक होता है जिसे ट्यूब सेल कहते हैं और दूसरा जनन केंद्रक होता है जो मेल गैमेट्स की तरह व्यवहार करेगा, मेल युग्मक की तरह व्यवहार करेगा। अंकुरण के पश्चात ट्यूब का विकास होने लगता है तथा जो ट्यूब केंद्रक होता है, वर्धी केंद्रक होता है, वह आगे की तरफ रहता है और पीछे से जेनरेटिव सेल आती है। इस जेनरेटिव सेल में विभाजन की प्रक्रिया होती है तथा 2 मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। ये ट्यूब आगे चलते हुए अंडाशय तक आती है और अंडाशय तक आने के बाद बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में आने के बाद ये दोनों जनन केंद्रक स्वतंत्र हो जाते हैं तथा पहला जनन केंद्रक, यहाँ हम जानते हैं कि जो माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार होता है, यहाँ पर एक अंड कोशिका बीच में होती है तथा अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड कहते हैं। तो पहला जनन केंद्रक इस अंड कोशिका से संलयन करता है, इसे संयुग्मन सिनगैमी कहते हैं और यही ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, सत्य निषेचन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो यहाँ पर नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, तो यह प्रक्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। इसी से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चलकर भ्रूण बनाता है। दूसरा जो जनन केंद्रक होता है वह अंदर आकर इस प्राथमिक भ्रूणपोष के साथ संयोग करता है तथा यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया ये दोबारा हो रही है, इसे
त्रिक समेकन ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं तथा यहाँ पर जो संरचना बनेगी, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, यह द्वितीय निषेचन का परिणाम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि निषेचन की प्रक्रिया एक बार इस अंड कोशिका के साथ हुई, अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन हुआ जो सिनगैमी कहलाता है, सत्य निषेचन कहलाता है, और दूसरे निषेचन की प्रक्रिया इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के साथ हो रही है, नर युग्मक और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का संलयन हो रहा है, इसे ट्रिपल फ्यूज़न त्रिसमेकन कहते हैं। निषेचन के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात पुष्प के भागों का क्या होता है यह देख लेते हैं। सत्य निषेचन द्वारा बनने वाला युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाएगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN यह भ्रूणपोष का निर्माण करेगा जो इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। यह बीजांड बीज बनाता है तथा अंडाशय, यह अंडाशय फल बनाएगा। पुष्प के जो शेष भाग होते हैं जैसे कैलिक्स, करोला और ये पुमंग, यह सब फल बनने के बाद यह अलग हो जाते हैं, पुष्प से अलग हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हर जगह अपवाद होते हैं। ठीक उसी तरह आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन के फल में उसकी टोपी देखी होगी, जो हरे रंग की संरचना बैंगन के ऊपर दिखाई देती है, यह पुष्प का बाह्य दल होता है। पुष्प से फल बनने के बाद भी यह फल से अलग नहीं होता, उसके साथ लगा रहता है। बाकी फलों में पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं सभी गिर जाते हैं। अगली टॉपिक है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। पुष्प में बिना निषेचन की प्रक्रिया के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। इस प्रक्रिया में फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते, जैसे आपने देखा होगा अंगूर का फल या केले का फल। दूसरी टॉपिक है अनिषेक जनन। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक द्वारा भ्रूण का बन जाना ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसका मुख्य उदाहरण सोलेनम नाइग्रम होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम मकोई कहते हैं। आपने पानी के आसपास देखा होगा एक पौधा जिसमें छोटे छोटे से फल लगते हैं हरे रंग के और पकने के बाद काले हो जाते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भटकुइयाँ भी कहते हैं। ये अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, उसमें पाया जाता है। यह हम जंतुओं में इसका उदाहरण ड्रोन में देख सकते हैं। जो मधुमक्खियों में ड्रोन मक्खी होती है, मेल मक्खी होती है, उसमें भी यह प्रक्रिया पाई जाती है।